श्री सुधांशु त्रिवेदी जी। माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने अपने पूर्ववर्ती वक्ताओं के बहुत से विचार सुने, तमाम आंकड़े, तथ्य और कथ्य यहां पर बताए गए। मैं सोचता हूं कि आंकड़ों के विषय में हमें बहुत जानकारी है और सदन के सदस्यों को पर्याप्त जानकारी होती है। मैं इस आय व्यय के अभिलेख यानी बजट का कुछ मंतव्य और सरकार का इसमें क्या गंतव्य है, इसे मैं द्रष्टव्य करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले जब कपिल सिब्बल जी ने शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, यानी संदर्भ और पृष्ठभूमि। कोई चीज कैसे शुरू हुई उसकी पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं सबसे पहले कोट करना चाहूंगा कि 2004 में जब चिदंबरम जी ने यूपीए सरकार का पहला बजट दिया था तो उन्होंने एक शब्द बोला था जो उनके बजट भाषण में है, कोट, द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट। यानी हमने वह पृष्ठभूमि छोड़ी थी जिसमें वो कह रहे थे कि इकोनॉमी मजबूत थी। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूंगा, श्री अरुण जेटली जी ने 2014 के बजट में जो कहा था, द 2 successive years of sub 5% growth has resulted in the challenging situation coupled with the double-digit food inflation to be lowered. यह पृष्ठभूमि और यह संदर्भ था जब हम छोड़ते हैं और यह पृष्ठभूमि व संदर्भ जब आप छोड़ते हैं। बहुत से हमारे सदस्यों ने कोविड की बीमारी का उल्लेख किया तो हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कहा कि साहब, कोविड से पहले भी तो अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी स्थिति में नहीं थी और उसका मूल कारण मोदी सरकार की नीतियां थी उनके अनुसार। तो मैं इस विषय में कोट करना चाहता हूं कि आईएमएफ की डायरेक्टर हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। उन्होंने अपनी जो पहली स्पीच दी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 व्हिच वाज बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ आईएमएफ इन जुलाई 2019, क्या बोला उन्होंने? द ग्लोबल इकोनॉमी इज नाउ इन अ सिंक्रोनाइज्ड स्लो डाउन। Then she added in her speech that the deceleration will cause the global growth to slide down at the lowest since the start of the decade. She blamed the slowdown on the range of issues, but clubbing them under one common theme, that is the fracture, trade disputes taking a toll, and the global trade comes to the near standstill. यानी उन्होंने कहा कि 10 साल में सबसे खराब स्थिति में विश्व की अर्थव्यवस्था सिंक्रोनाइज्ड स्लो डाउन में थी। सभापति महोदय, जो रेंज ऑफ उन्होंने इश्यूज बताए उसमें मोदी सरकार का इशू कहीं नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब हम वैश्विक धरातल पर देखते हैं तो कुछ हकीकत को भी देखने का प्रयास करें। इस बजट के बारे में बहुत सी बातें कही गई कि 1991 के बजट से तुलना करने का प्रयास किया गया। 1991 और आज के में एक भारी अंतर है। जैसा मैंने अभी आईएमएफ का कोट किया, हम लोग सुनते हैं ना दैहिक दैविक भौतिक तापा, तो ये तो दैविक ताप था और 1991 भौतिक था। वो मैन मेड था, ये गॉड डिस्पोज्ड है। कैसे? देखिए, जब 1991 में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट 1 बिलियन के भी नीचे रह गया था तो ऐसा नहीं कि 4 महीने की चंद्रशेखर जी की सरकार या 11 महीने की वीपी सिंह जी की सरकार में आ गया था। 1 दशक तक स्वर्गीय इंदिरा जी की 2/3 बहुमत की सरकार 80 से 85, फिर स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 80 से 89 की सरकार रही थी। और 1980 में स्थिति क्या थी मैं बताना चाहता हूं। भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो $7 बिलियन था और चाइना का 2.55। कहां खड़ा था चाइना 80 में और कहां खड़े थे हम, और फिर कहां खड़ा हो गया वो और कहां खड़े हो गए हम। आप ये समझिए कि जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन रह गया था, उससे कम, वो 100 कब हुआ था? 2004 में अटल जी की सरकार में, और 500 कब हुआ? मोदी जी की सरकार में। यह अंतर है कि हमने किस रूप में किस प्रकार से आगे बढ़ाया। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कोविड काल में जो कुछ हुआ यह तो अपने आप में अभूतपूर्व था, क्योंकि यह मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। हम सब इस बात से वाकिफ है, हम इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहते। हम इस बजट में सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात जो वित्त मंत्री महोदया ने की, पूरी ट्रांसपेरेंसी की है। इसीलिए 9.5% का फिस्कल डेफिसिट दिखाई पड़ रहा है। हमने वो कार्य नहीं करने का प्रयास किया कि पूर्ववर्ती समय में 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड से जो भारत सरकार को पे करने थे, परंतु वह ऑयल कंपनीज के खाते में दिखाए गए और उस कारण से फिस्कल डेफिसिट कम रहा। मगर एक हिम्मत दिखाई है, मैं कहना चाहूंगा, निर्मला जी ने यथा नाम तथा गुणा के अनुसार निर्मलता के साथ पारदर्शी बजट दिया। दूसरी बात, अब आप समझिए, जब कोविड आया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? स्वास्थ्य। और जैसा कि हमारे साथ के वक्ताओं ने बताया, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेलनेस सबका, तो स्वास्थ्य पे सर्वाधिक ध्यान दिया जाना था। स्वाभाविक रूप से यहां पर जो स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हुई, तमाम वक्ता बता चुके हैं 137% की हुई, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि एक
जब हम कोविड की बात करते हैं तो कहते हैं मेडिसिन के साथ साथ लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी भी चाहिए, यानी हमारी जो अंतर्निहित शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़नी चाहिए। वही तो इस बजट में किया गया है। सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे दिया गया है जो लॉन्ग टर्म इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला है। देखिए, सरकारें बहुत से काम करती हैं, 3 श्रेणी के कार्य होते हैं। एक जो पिछली सरकारों ने भी किए, हमने किए, बेहतर किए, ज्यादा किए, जैसे रोड, रेल, पावर, डिटेल में नहीं आता हूं, बहुत बेहतर किया बगैर किसी आरोप के किया। दूसरा होता है जो पिछली सरकारों ने प्रयास किए परंतु किसी कारणवश वो अंजाम पे नहीं दे पाए, जैसे जीएसटी, एग्रीकल्चर लॉज भी कुछ लाए थे, नहीं कर पाए। परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पिछली सरकारों के ध्यान में नहीं आए। यदि भारत को आर्थिक महाशक्ति बननी है तो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होनी चाहिए थी। यदि ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होनी थी तो शायद यह नहीं सोचा होगा किसी ने कि सोलर एनर्जी तो सोची होगी, परंतु सोलर अलायंस बनेगा और उसका नेता भारत बनेगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। यह हमारी सरकार ने करके दिखाया और इस बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया है। और इस बजट में एक और चीज की है, हाइड्रोजन एनर्जी का एक कमीशन बनाने की शुरुआत की है, यानी क्लीन एनर्जी की दृष्टि से भारत नए सिरे से कैसे आगे बढ़ेगा, वो एक ऐसी चीज है जो कि उन्होंने इसमें करके दिखाया है। हेल्थ की जब हमने बात की है तो हमने एक ऐसे कमीशन की भी बात की है जिसमें हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, यानी नर्सेज एंड अदर एलाइड हेल्थ स्टाफ, उसके कमीशन के लिए भी हमने बात की है। कृषि की बात आती है, आजकल बहुत चर्चा का विषय है कृषि में। अभी कह रहे थे हमारे एक सम्मानीय सदस्य, अंग्रेजों के जमाने की गुलामी, तो मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी के बाद तकरीबन 50 साल तक बजट शाम को 5 बजे पढ़ा जाता था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में 11 बज रहे होते थे उस समय। अटल जी की सरकार ने आकर वो बदला कि हम गुलामी की मानसिकता से, गुलामी के समय के हिसाब से काम नहीं करेंगे। और मोदी जी ने डेट बदली कि 28 फरवरी की जरूरत नहीं, क्योंकि मानसून आता है तो भारत के अनुसार होना चाहिए। कृषि में हमने 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ बढ़ाया, 16.5 लाख, ये बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। चिदंबरम जी ने बोला था माउंटेन्स ऑफ ग्रेन, अनाज के पहाड़ लगे। याद करिए, जब शरद पवार जी कृषि मंत्री थे तो एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर सरकार के पास स्टोर करने को नहीं रह गया है तो कृपया अनाज सड़ रहा है, गरीबों में मुफ्त बांट दीजिए। मगर सभापति महोदय, इस समय भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था और यह कह रहे रहना चाहिए। यानी एक तरफ कहते हैं हरित क्रांति लाकर हमने अब सारी चीजों से मुक्ति पा दी, उसके बावजूद इतना हमारे पास है कि माउंटेन्स ऑफ ग्रेन है, फिर भी होना चाहिए। कोई बात नहीं। अब एक पक्ष की तरफ मैं कृषि में ध्यान दिलाना चाहता हूं। WTO 2013 तक WTO ने जिस प्रकार का शिकंजा हमारे ऊपर कसना शुरू किया था और उसका यह दबाव था कि 2017 तक बहुत सी चीजें मान लें तो शायद हम कृषि में वो आज सब्सिडी देने की स्थिति में नहीं होते। इस संदर्भ में मैं वर्तमान वित्त मंत्री और तत्कालीन ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला जी का एक बयान जो इसी सदन में दिया गया उसको कोट करना चाहूंगा। जब विपक्ष के श्री केसी त्यागी जी ने पूछा था तो कोट कर रहा हूं, पैशनेटली आंसर श्री केसी त्यागी दैट वी डोंट अलाउ आवर फार्मर प्राइसेस और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू डिटरमाइन बाय समबडी एल्स आउटसाइड। सिर्फ एक बात आपने कहा है तो मैं इसको समअप करता हूं। अरे भाई, हम तो WTO में जाकर वहां तक लड़े, आप तो रास्ते में जो दिल्ली की सीमा पर बैरियर खड़े थे उसको तोड़ने वालों के साथ खड़े थे। हम तो WTO का बैरियर तोड़कर किसान के साथ, सारे जहान के साथ लड़ने के लिए खड़े। और मैं ये भी कहना चाहूंगा एक बात और, उन्होंने कहा तो सब रिच के लिए है, बहुत कहा जा रहा है रिच के लिए। सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी किस पे बढ़ाई गई है? प्रीशियस स्टोन्स पे 7.5% से 15%। 2.5% एग्रीकल्चर सेस अलग से लगा है, किसके लिए? प्लीज, किसान के लिए। और 2.5% एग्रीकल्चर सेस किसके लिए? सोने और चांदी के लिए। यानी मणिमाणिक को महंगा किया है और अनाज को सहज किया है। एक पंक्ति कहूंगा, हम प्रेरणा कहां से लेते हैं? मणिमाणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। और अंत में एक बात, एक वाक्य कह दूं, इसमें सबके लिए है। इसमें कृष्ण के लिए भी है, सुदामा के लिए भी है, कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जिन्हें हलदर कहते हैं यानी किसान के लिए भी है, एकलव्य के लिए भी है, और जो बहुत बुजुर्ग हैं पितामह भीष्म और द्रोण के लिए भी है। परंतु एक गलती कंक्लूड कर दी है वित्त मंत्री जी ने कि शकुनी के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। इस कारण से पासे फेंके जा रहे हैं महाभारत करने के लिए। परंतु आश्वस्त रहिए, ये बजट जानते कहां ले जाएगा? जो हम नित्य प्रार्थना करते हैं, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते भृशम। धन्यवाद। थैंक यू।